उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजभवन देहरादून में मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व और कर्तव्य पर केंद्रित पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। इसके साथ ही परामर्श निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि महाराज और आचार्य प्रमोद कृष्णन भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व और कर्तव्य पर केंद्रित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण है, जो राज्य की मुख्यमंत्री की राजनीतिक और सांस्कृतिक यात्रा पर प्रकाश डालती है। महिलाएं जब कहीं जाने के लिए अपनी तैयारी करती हैं तो माता जी, हमें 8 बजे निकलना था, वो 7 बजे मैंने पूछा ऊपर, तो बोले माता जी बिल्कुल तैयार हैं। मैं उनको लेके जब गया और मंदिर में जाने से पहले सीढ़ियों में चढ़ रहे थे, तब मुझे पता नहीं ऐसा लगा कि मेरे आंसू निकल जाएंगे। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि सीढ़ी ऊपर को थोड़ा जाना था। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कहीं गिर जाए। हालांकि वो स्वस्थ हैं बिल्कुल, क्योंकि उन लोगों ने घास भी काटा है, भैंस भी पाली है, गाय भी पाली है, खेत का काम भी किया है, घर का काम भी किया है, सभी प्रकार की चीजें की है। क्योंकि जो सेना में होते हैं, जिनके परिवार के लोग, उन घरों में सब कुछ काम महिलाओं को करना होता है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैंने सोचा कि मैं इस गांव में कहां पैदा हुआ। घर माता जी दिखा रही थी, उनको भी ठीक से याद नहीं था, क्योंकि 45 साल हो गए छोड़े हुए वहां से आए हुए, तो कुछ नहीं दिख रहा था। सारा वहां घर था वहां पर, लेकिन मतलब दूर से थोड़ा सा ऐसे 100-200 मीटर ऊपर से। तो मैंने कहा कहाँ, मतलब 12 घंटे पैदल चलना पड़ता था वहां से रोड पर आने के लिए। तो भगवान की कौन सी इच्छा थी, कहाँ पैदा करा, और कोई नियोजन था, कोई उसकी योजना थी, उसकी योजना के अनुसार काम हुआ। और सच बताऊं तो सेना में सेना के साथ और सेना को देखते हुए और पूज्य पिताजी को देखते हुए छुट्टी आते थे, फिर बड़े हुए देखा कि अनुशासन ये कूट कूट कर भर गया। इसलिए मैं जब पहले शुरू में इस जिम्मेदारी में आया, तो बहुत जगह कार्यक्रमों में जैसे 10 बजे का टाइम दिया होता था, मैं 10 बजे पहुंच गया 2-3 बार। तो उनकी तैयारी नहीं थी वहां पर। एक दिन तो प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यक्रम था यहीं काशीपुर में, 10 बजे का टाइम दिया था पूरा शेड्यूल के हिसाब से। मैं 10 बजे पहुंच गया, तो उन्होंने कहा साहब आप 1 घंटा पहले आ गए हैं। मैंने कहा 1 घंटा पहले, ये टाइम तो 10 बजे लिखा। बोले 10 बजे का मतलब हमेशा 11 बजे होता है। तो मैंने कहा हम इस धारणा को भी बदलेंगे। तो आप ऐसा करिए कि पूजा पाठ होती है ना, पहले ये कुछ करेंगे, इसके हवन पूजन जो भी करना है आप ये करिए, इतने में लोग आ जाएंगे। तो ये काम शुरू किया, तो अब जो है, और ऊपर से सोने पर सुहागा हो गया हम लोगों के लिए कि आप यहां आ गए। जिस अनुशासन के लिए सेना जानी जाती है, तो अब हमारे यहाँ ये हो गया है कि अगर कार्यक्रम का समय 10 बजे दिया है, तो कार्यक्रम 10 बजे प्रारंभ हो जाएगा। और मैं एक बात लास्ट में कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मुझे कुछ बोलना नहीं है आज, कुछ बोलना नहीं है। मैंने केवल चूंकि पुस्तक लिखी, थोड़ा संभावना ने कुछ बोला तो मेरे मन में भाव आ गया। नहीं तो मैंने सोचा था कि मैं केवल आप सबका धन्यवाद करूंगा आज यहां से। मैंने जीवन में कभी ये नहीं सोचा कि मैं कुछ बनूंगा। हाँ, लेकिन मेरे अंदर जीवंत उष्मा ये जरूर थी कि मैं कुछ करूंगा, और इसी को हमने अपने जीवन का ध्येय बनाया। इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से, उनके सहयोग से, जो उन्होंने हर बार एक बात को दोहराया है कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और सच में मुझे लगता है कि उनके जो शब्द हैं वो सामान्य शब्द नहीं थे, और उस शिव की प्रेरणा से और शिव के धाम में ही निकले हुए शब्द थे। और उसके बाद वो हर बार, जितनी बार उत्तराखंड आए, हर बार उन्होंने इस बात को हम सबको स्मरण करवाया या याद दिलाया कि कहीं हम उस रास्ते पर चलते रहें।
और उसका परिणाम हुआ कि उन्होंने 5 नवंबर 2021 को पहली बार कहा। उसके बाद जैसा पूज्य चिदानंद जी ने भी कहा, अभी 5 धामों के बारे में आचार्य जी ने कहा, हमने यूसीसी यहाँ लागू कर दिया, हमने सख्त नकल का कानून राज्य के अंदर बना दिया, अनेक हमने कानून और बना दिए, दंगा रोकने के कानून, धर्मांतरण रोकने के कानून, और विकास के मामले में भी आज उत्तराखंड सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी देश में पहले स्थान पर आ गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उसमें भी राज्य के प्रथम श्रेणी के जो राज्य हैं उन राज्यों में आ गया। नवाचार अनेक प्रकार के हो गए। अभी अभी खनन जैसे सेक्टर में भी हमको जो है 100 करोड़ रुपए करके 2 बार 200 करोड़ रुपए की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में अच्छा काम करने के लिए केंद्र की सरकार ने हमको दे दिया। और मैं अभी सोशल मीडिया की एक दिन वर्कशॉप में था, तो मैंने सोशल मीडिया वालों से कहा कि एक बार आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग ये मैंने गवर्नर साहब की प्रेरणा से कहा कि उत्तराखंड में पहली बार क्या क्या हुआ है। जैसे राष्ट्रीय खेल भी हुए, G20 का आयोजन भी हुआ, डिजास्टर में अनेक काम हुए, अनेक हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, हमारी यात्रा के संबंध में अनेक सारे निर्णय, मतलब मैं इसको बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने कहा एक बार जरा लिस्ट बनाइए आप लोग, और मैंने 50-60 चीजें वो तुरंत उनको गिनाई शुरू में। तो इस प्रकार से ये हजारों के हजारों नवाचार हुए हैं, और आगे भी आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की प्रेरणा से सब आगे बढ़ेगा। मैं एक बार फिर से आप सभी का बहुत दिल से आभार व्यक्त। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार देवभूमि की आध्यात्मिक विरासत को नई पहचान देने और धार्मिक पर्यटन को व्यापक रूप देने पर बढ़ावा देने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मंदिरों का सौंदर्यीकरण, पुनर्निर्माण और आधुनिक सुविधाओं से युक्त संपूर्ण मंदिर माला सर्किट तैयार किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को एक नया अनुभव मिल सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि चारधाम और अन्य प्रमुख श्रद्धा स्थलों पर पुनर्निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है, जिसमें पौराणिक पहचान और परंपरा को सुरक्षित रखते हुए उन्हें आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड के अंदर पूरे वर्ष भर देश और दुनिया के श्रद्धालु, भक्तगण, पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। और हमारी सरकार ने केदारखंड और मानसखंड दोनों ही स्थानों पर, जहाँ चारधाम, हेमकुंड साहब और मानसखंड के भी सभी हमारे मंदिर, उनको नवनिर्माण किया जाए, पुनर्निर्माण किया जाए और एक पूरा सर्किट बना के उनके सौंदर्यीकरण का काम भी किया जाए। देवभूमि उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में फर्जी दस्तावेज तैयार करवाने की बढ़ती कोशिशों पर कड़ा रुख अपनाते हुए बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे मामलों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई कर रही है। पिछले 10 वर्षों में बनाए गए सभी प्रमाण पत्रों, राशन कार्ड, बिजली कनेक्शन, आधार कार्ड और वोटर ID समेत तमाम डेमोग्राफिक रिकॉर्ड की सघन जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए और फर्जी दस्तावेज तैयार करवाने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हमने कहा है कि पिछले सालों में जो भी डेमोग्राफी में चेंज हुआ है, पिछले 10 सालों का पूरा रिकॉर्ड, पूरी जो प्रमाण पत्र इत्यादि बनाए गए उस पर सघन जांच प्रारंभ हो गई है। मैं फिर से सभी अधिकारियों को मैंने कहा है कि पिछले कम से कम एटलीस्ट 10 सालों का, चाहे राशन कार्ड बनाए गए हैं, बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं, आधार कार्ड बने हैं या वोटर ID बनी है, या जो भी पात्रता की श्रेणी में नहीं आते थे, जिनको भी इस श्रेणी में लाया गया है, उसकी हम सघन जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई भी करेंगे। उत्तराखंड के राजभवन में उत्तराखंड AI मिशन की ओर से आयोजित उद्भव 2025 कार्यक्रम का बीते कल भव्य आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत संविधान दिवस के अवसर पर शपथ ग्रहण और दीप प्रज्वलित के साथ की गई। इस दौरान राज्यपाल ने राज्य की पहली AI पॉलिसी सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है और कहा कि आज का समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। आने वाले सालों में AI का व्यापक विस्तार होगा और इसके माध्यम से हर प्रकार की जटिल समस्या का समाधान संभव है। आज अत्यंत खुशी है कि आज पूरे परिवार ने इकट्ठा मिलकर उत्तराखंड का AI मिशन 2025 को लॉन्च किया है। पूरे बहुत ही एक तरतीबवार तरीके से AI मिशन को फॉर्म किया गया था। मिशन की पॉलिसी बनाई गई थी और न जाने कितनी चर्चाएं इसके ऊपर में हुई। इसके अलावा हैकाथॉन, एप्लीकेशन और AI के इलाके के अंदर में बहुत कंपटीशन भी किए। आज पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर उनको सम्मान किया, उस आइडियाज को आज सम्मान दिया जिन्होंने हमारी चुनौतियों के सॉल्यूशन को AI तरीके से एक सफलता दी है। इसके अलावा 25 संस्थाओं ने इसके अंदर में हिस्सा लिया था। उनमें से 5 संस्थाओं को उनके प्रोजेक्ट्स को भी सुना कि किस प्रकार उन्होंने हमारे शासन, प्रशासन और गवर्नेंस के तरीकों के और जो भी हमारी चुनौतियां हैं उसके लिए किस प्रकार से उन्होंने सॉल्यूशंस ढूंढे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी अगस्त के महीने में उत्तराखंड AI मिशन लॉन्च की। तो आज देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें CM पुष्कर सिंह धामी जनता को संबोधित कर रहे हैं। और सच में आप सबको जब मैं देखता हूं तो एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसलिए भी कि आज अभी मुझे गणेश जोशी जी पूछ रहे थे कितने हो गए, तो 26,500 में ये ऐड हो गया। 26,500 में ये संख्या ऐड हो गई, जिसमें से अर्थ एवं संख्या, कृषि एवं उद्यान, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास विभाग सभी के अंतर्गत 178 सहायक सांख्यिकी अधिकारियों के पदों पर। और इसके साथ साथ अच्छी बात यह है कि 36 इसमें से प्रतिभाशाली हमारी मातृशक्ति है, यानी कि महिलाएं हैं। हम सभी के लिए यह भी गर्व का विषय है कि इस भर्ती में 20% से अधिक महिलाओं ने अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए इसमें स्थान प्राप्त किया है, चयन में उनका स्थान आया है। ये निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से हमारी सरकार जो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, महिला सुरक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, उसी का एक प्रतिफल है। परंतु मेरा मानना है कि जब तक हम इस संख्या को 50% तक नहीं पहुंचाते, तब तक हमारा लक्ष्य अधूरा रहेगा, पूरा नहीं माना जा सकता। मैं आज के इस अवसर पर जहां आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, आप सबके साथ साथ आपके माता पिता बधाई देता हूं। आज सच में आपको बहुत प्रसन्नता हो रही होगी कि आप सब नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, एक नए अध्याय जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन जितनी खुशी आपको हो रही होगी, मैं समझता हूं उससे कम खुशी आपके माता पिता को नहीं हो रही होगी, शायद ज्यादा ही हो रही होगी। भले ही वो कुछ दिखा पा रहे होंगे, कुछ नहीं दिखा पा रहे होंगे, लेकिन बहुत खुशी हो रही होगी आपके गुरुजनों को, जिन्होंने आपको प्राइमरी से लेकर विभिन्न शिक्षा के क्रमों में आपको अलग अलग तरीके से शिक्षा और संस्कार दोनों ही देने का काम किया है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं हम राज्य के समग्र विकास के लिए प्रभावी नियोजन को लेकर काम कर रहे हैं। और किसी भी राज्य का नियोजन तभी अच्छा हो सकता है, प्रभावी हो सकता है, जब हम सब लोग ठीक प्रकार से काम करें, जिसमें अच्छी गुणवत्ता हो, अच्छा विश्वसनीय और समयबद्ध रूप से आंकड़े उपलब्ध हों। क्योंकि आंकड़ों के बिना न तो हम योजनाओं को बना सकते हैं और न ही उनकी सफलता और असफलता का ठीक प्रकार से हम मूल्यांकन कर सकते हैं। और सरकार की प्रत्येक योजना की दिशा, गति और परिणाम का निर्धारण
आंकड़ों पर ही संभव होता है। इसलिए अर्थ एवं संख्या विभाग से डेटा संग्रह, विश्लेषण और अध्ययन के नोडल विभाग के रूप में काम करता है। इसलिए आप सभी की जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार की योजनाओं और नीतियों का लाभ जनता तक कितने अच्छे प्रकार से, कितने प्रभावी तरीके से पहुंच रहा है, किन क्षेत्रों में और सुधार की आवश्यकता है, कहां पर हमको और शोध और अनुसंधान को बढ़ाने की आवश्यकता है। और ये सभी दायित्व अब आप सबके कंधों पर है, आप सबकी जिम्मेदारियों में है। भाइयों बहनों, आप सभी को याद होगा, जैसा अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत संक्षिप्त में लेकिन गागर में सागर भरने का काम किया है। किस प्रकार से पहले जो भर्ती परीक्षाएं होती थी उसमें कितने बड़े पैमाने पर धांधली होती थी, पक्षपात होता था, नकल होती थी, भ्रष्टाचार हुआ करता था, और जो योग्य उम्मीदवार होते थे, जिनके अंदर प्रतिभा, क्षमता और योग्यता होती थी, उनको अवसर नहीं मिल पाता था, प्रतिभाओं का निरादर होता था। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का एक तरह से उनका हक मारा जाता था, उनकी हिस्सेदारी समाप्त कर दी जाती थी, और भर्ती प्रक्रियाओं में भी काफी लंबा समय लगता था। और इस देरी का फायदा कर भ्रष्टाचारियों के द्वारा रिश्वत का खेल खेला जाता था, नकल माफिया हावी रहते थे। और हमने इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए बहुत गंभीरता से नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। उसी का परिणाम हुआ कि पिछले 4-4.5 वर्षों में 26,500 से भी अधिक हमारे भाई बहनों को नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि पिछले 4 वर्षों में जितनी नौकरियां हमारे राज्य के युवा भाई बहनों को मिली हैं, अगर उसका पूरा हिसाब लगाएंगे तो राज्य गठन के पश्चात और पूर्ववर्ती सरकारों के समय से ये 2 गुने से भी ज्यादा है। 25 साल राज्य स्थापना के हमारे पूरे हो गए। इस वर्ष हमने राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष के रूप में हमने इसका आयोजन भी किया, जगह जगह कार्यक्रम भी किए। परंतु ये जो दुगने से इन 25 सालों में जो नियुक्तियां पिछले 4-4.5 वर्षों में संपन्न हुई हैं, उसके कारण से विपक्ष के लोगों को ये रास नहीं आ रहा है कि आज हमारे युवा गरीब माता पिता के बेटे बेटियां अपनी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता और मेरिट के आधार पर कैसे सरकारी नौकरियों में अवसर पा रहे हैं। उनको परेशानी हो रही है इस बात की। मैं उन सभी को आज आप सबके इस कार्यक्रम के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ किसी प्रकार से भी कोई खिलवाड़ नहीं होने देगी, और हम युवाओं को रोजगार देने के जो हमारा संकल्प है उसके बीच में किसी तरह की भी कोई बाधा बिल्कुल नहीं आने देंगे। कोई भी निर्णय लेना होगा उसमें 1 मिनट की भी देरी नहीं करेंगे और वो निर्णय ले लेंगे। आप सबने देखा भी था, पिछले दिनों एक प्रकरण आया था, उसको बहुत तेजी से ये प्रचारित करने का प्रयास किया गया कि ये पर्चा आउट हो गया, पेपर लीक हो गया है, जबकि वो पेपर लीक का मामला नहीं था। वो केवल एक सेंटर पर एक व्यक्ति के द्वारा कुछ प्रश्न बाहर भेज दिए गए थे। जब 1 लाख लोगों को पेपर बढ़ जाता है तो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाता है, वो फिर किसी के हाथ में नहीं रहता है। लेकिन अगर पेपर लीक होता तो 2 घंटे 4 घंटे पहले हो जाता। पेपर 11 बजे मिलता है, 11:30 बजे कुछ 12 प्रश्न उसमें से बाहर आ जाते हैं, और उसको पूरे प्रदेश के अंदर एक अराजक माहौल बनाने का प्रयास किया कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। लेकिन हमने तत्काल जो है उस पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन समारोह में पहुंचे। अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस का कोई भी बड़ा हो या छोटा नेता राम मंदिर समारोह में नहीं पहुंचा। इस पर उत्तराखंड बीजेपी
प्रवक्ता जपेंद्र सिंह ने कहा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी का प्रकरण याद करके देखिए, जब उन्होंने 600 साधु संतों के ऊपर गोलियां चलाने का काम किया था उस समय कांग्रेस की सरकार थी। जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त की जानी थी उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। कट्टर कांग्रेसी है वो कभी भी राम मंदिर नहीं जाएंगे। आप स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का जमाना और वो प्रकरण याद कीजिए कि जब 600 से ज्यादा साधु संतों के ऊपर गोलियां चलवा दी गई थी। वो तो कांग्रेस का जमाना था, कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने का समय था तब भी केंद्र में कांग्रेस थी और राज्य में कांग्रेस की सहयोगी सरकार थी और वहां पे भी गोलियां चली। तो कांग्रेस की विचारधारा में, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की विचारधारा में भगवान राम का कोई स्थान नहीं है, इसलिए वो भगवान राम को मानते नहीं है। और इस देश का दुर्भाग्य ये है कि जो कांग्रेस में जुड़ा हुआ हमारा सनातनी भाई है वो भी इस साजिश को आज तक नहीं समझ पाया कि भगवान राम से और सनातन से, हमारे सनातन की एक शाखा को बांटकर कांग्रेस ने किस तरह से एक साजिश के तहत अलग कर दिया। तो कांग्रेस के बारे में तो कहा जाता है कि कांग्रेस ने हमेशा। देहरादून में संविधान दिवस के अवसर पर कई शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन हुआ, जिसमें कॉलेजों और स्कूलों के छात्र शामिल हुए। वहीं राष्ट्रगीत के गायन को मौलाना और मुस्लिम विद्वानों ने इस्लाम और संविधान के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म में अल्लाह के अलावा किसी का भी वंदन करना इस्लाम के खिलाफ है। हम तो मुफ्ती हैं, हम तो शरीयत की बात बताएंगे। हम इस मुल्क के बाशिंदे, हमारे बड़े इस मुल्क में रहते थे, हम इस मुल्क में रहते हैं, हमारी ज़मीनें हैं यहाँ और हमारे बाप दादाओं की ज़मीनें हैं और हम इस मुल्क का एहतराम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इसे प्यार करते हैं। विश्व गुरु बनाने में हमारा योगदान है। रात दिन हम इसमें तरक्की की राह पर भाग दौड़ कर रहे हैं। रहा वंदे मातरम का मसला, तो वंदे मातरम ये सरकार जो है इसको सरकार को थोपना नहीं चाहिए, चूँकि इस मुल्क में नित नए किस्म की अक़वाम, बिरादरियाँ, कबीले रहते हैं और उनकी अपनी अपनी मान्यताएँ हैं, अपनी अपनी रिवायतें हैं, उनके अपने अपने अक़ीदे हैं, उनकी अपने अपने मज़हब हैं। राव अम्बेडकर साहब, भीम साहब ने इस संविधान लिखा और सबकी उस पर सहमति ली। बड़े बड़े, अब से तो ये मानना चाहिए हम लोगों को कि वो जो हमारे बड़े थे वो हमसे ज़्यादा दानिश्वर थे। हर दिन गिरावट का दिन है। हम लोग तो कुछ भी नहीं, हमारे पास न इल्म है, न समझ है, न जज्बात हैं। उनको लोगों को बड़े लोग थे, गांधी जी बड़े लोग थे, मौलाना सैयद हुसैन मदनी बड़े लोग थे, रहमतुल्लाह बड़े लोग थे, फजल हक खैराबादी बड़े लोग थे हैं। और जो हमारे जितने भी ये जो है शहीद हुए हैं हिंदू और मुसलमान, ये बड़े दानिश्वर लोग थे, साहिब इल्म लोग थे। इन्होंने अगर ये पहले से हिंदुस्तान के आज़ाद होते ये अच्छा समझते, ये लाजिम समझते, तो उन्होंने तभी कंपल्सरी कर देना चाहिए था। मगर उन्होंने हिंदुस्तान में आर्टिकल में बात लिखी कि यहाँ हम सारी बरादरों। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार। रखी गई है। इस रास्ते से गुजरने